सर्दियों के दिन थे, फरवरी का ये महीना था। एक चोर रात के अंधेरे में लगभग 1:30 बजे एक घर के अंदर चोरी करने के लिए पहुंचता है। बड़ा सा ये घर था, घर के अंदर बहुत सारे कमरे थे। चोर ने सोचा कि घर के अंदर कोई जाग नहीं रहा होगा, घर में सुनसान माहौल होगा और ये आराम से जाके अपना हाथ साफ कर लेगा। चोर बेझिझक इस घर के अंदर घुस जाता है, अपनी ट्रिक से मेन गेट का दरवाजा खोल लेता है और अंदर एंटर हो जाता है। अंदर देखता है तो सब तरफ अंधेरा था, लेकिन एक बेडरूम की लाइट जली हुई उसको नजर आती है। जीतू बड़ा हैरान था, जो ये चोर था, क्या कि इस बेडरूम की लाइट कैसे जल रही है। जीतू आगे बढ़ता है और सोचता है कि देखते हैं कुछ हलचल हो रही है कि नहीं हो रही है इस बेडरूम में से। जब जीतू उस बेडरूम के पास पहुंचता है तो अंदर से किसी महिला के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जीतू को बड़ी हैरत होती है कि आखिर महिला इस घर के अंदर इस तरीके से चीख रही चिल्ला क्यों रही है। कि तभी उसके कानों में एक आदमी के चीखने चिल्लाने की भी आवाज आती है। वो आदमी इस महिला को डांट रहा था, इसको भला बुरा कह रहा था। महिला इस तरीके से चीख रही थी जैसे तो इसको मारा पीटा जा रहा हो। जीतू की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी और ये जानना चाह रहा था कि आखिर इतने बड़े घर के अंदर भी क्या ऐसी हरकत हो सकती है, क्या किसी महिला के ऊपर इस तरीके से जुल्म ढाया जा सकता है। जीतू खिड़की के पास जाता है और खिड़की में से अंदर झांकने की कोशिश करता है। अंदर देखता है कि 25-26 साल की बहुत ही खूबसूरत ये महिला, इसको इसका पति बालों से पकड़े हुए खड़ा है और इसको लगातार भला बुरा कह रहा है और इसके साथ मारपीट कर रहा है। जीतू इस महिला की रोती हुई शक्ल देखता है तो जीतू का दिल पसीज जाता है। महिला थी इतनी खूबसूरत, जीतू के दिल में ये चेहरा बस जाता है। जीतू वहां से उस वक्त तो लौट आता है, क्योंकि जीतू उस वक्त वहां पर कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो एक चोर था। और अगर वो इनका बीच बचाव करता तो उल्टा उसे ही सलाखों के पीछे करवा दिया जाता, उसके खिलाफ कंप्लेंट नोट करवा दी जाती कि चोरी करने के लिए हमारे घर में घुसा है। जीतू मजबूर था, चाहता तो था इस महिला की मदद करना, लेकिन कर नहीं सकता था। जब जीतू अपने घर चला जाता है तो दिन भर उसके नज़रों के सामने उस महिला का चेहरा घूमता जा रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा सलूक इस घर के अंदर क्यों हो रहा है। खैर, इन्हीं सवालों को लेकर जीतू उस घर के इर्द गिर्द आए दिन चक्कर काटता रहा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो जीतू और इस महिला की जिंदगी में बदलाव लाने वाला होता है, या कह लीजिए इन दोनों की जिंदगी में तूफान आने वाला होता है। तो ऐसी क्या घटना घटित हुई थी, जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आपका एक लाइक और आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए इसी तरह की हार्ट टचिंग और इमोशनल स्टोरीज लाने के लिए। तो कहानी है 12 फरवरी 2023 की। राजस्थान के अंदर एक इलाका है दौसा। यहाँ दौसा के अंदर एक बहुत ही आलीशान और बड़ा मकान था। बाहर 4 व्हीलर खड़ी हुई थी और घर भी बहुत ज़्यादा मालदार लोगों का लग रहा था। जीतू जो पेशेवर एक चोर था, वो हमेशा की तरह जैसे वो चोरी करने के लिए घरों में जाता था, वैसे इस घर के अंदर वो सेंध लगाए हुए था। काफ़ी दिन से रेकी कर रहा था। एक रात को वो इस घर के अंदर एंटर हो जाता। रात के लगभग 1:30 बज रहा था। सर्दियों के दिन थे। जीतू को पूरी उम्मीद थी कि पूरे घर के परिवार के जो सदस्य होंगे वो सो चुके होंगे और ये आराम से अपना काम करके इस घर से सक्सेसफुली बाहर आ जाएगा। जीतू की एक फितरत थी, उसको जब चोरी करने की जरूरत होती थी, जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते थे, तभी वो चोरी करने जाता था। अन्यथा वो अपने घर पे आराम से पड़ा रहता था। जो भी उसके पास माल होता था उसको खर्च करता था। तो आज के दिन जीतू की जेब में बिल्कुल पैसे खर्च हो चुके थे और वो मजबूर हो चुका था इस तरह से हाथ साफ करने के लिए। जीतू अपनी ट्रिक से जैसे तैसे इस हवेली का दरवाजा खोलता है, इस बड़े से मकान को, और इसके अंदर एंटर हो जाता है। घर के अंदर देखता है सब तरफ सुनसान था, अंधेरा था, लेकिन एक बेडरूम की लाइट जल रही थी। जीतू उस बेडरूम के पास जाता है। वहां जाने के बाद जब अंदर झांकता है तो वो सारी चीजें देखता है कि एक आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा है, मार रहा है, कूट रहा है, ये सारी चीजें। जीतू इस महिला की शक्ल देखता है तो जीतू की नज़रों में ये शक्ल बस जाती है। जीतू को इस महिला से लगाव हो जाता है, न जाने कि उसकी तरफ ये आकर्षित हो जाता है। जीतू अब दूसरे दिन मतलब 13 फरवरी 2023 को इस घर के इर्द गिर्द दिन के समय पर चक्कर काटना शुरू करता है। आखिर वो जानना चाहता था कि इस महिला ने ऐसी क्या गलती करी कि इसका पति इसको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है। लेकिन यह महिला घर से बाहर नहीं आई और घर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहता ही ना हो। ना किसी तरह का शोर शराबा, ना कोई बाहर आ रहा है, ना कोई अंदर जा रहा है। सारा दिन जीतू इसी तरह से वहां पर फिरता रहा। लेकिन रात होती है, जीतू की मजबूरी थी, उसको पैसा चाहिए था, उसको कहीं ना कहीं हाथ साफ करना था। और जीतू इस घर से न जाने क्यों दूर जा ही नहीं पा रहा था। जीतू आसपास के मकानों में भी देखता है, लेकिन उसका मन नहीं करा। वो दूसरे दिन भी इस घर के अंदर एंटर हो जाता है। जब एंटर होता है तो देखता है कि वो आदमी अपनी पत्नी को दोबारा से वही सलूक कर रहा है, उसके साथ वही बिहेव कर रहा है। अब जीतू का जो कलेजा था वो बिल्कुल फटने को आ गया था, उससे सहन नहीं हो रहा था। वो इस महिला की इस परेशानी को दूर कर देना चाहता था। लेकिन अब जीतू के सामने वही दिक्कत, अगर ये बीच बचाव करता तो इसके ऊपर ही एलिगेशन लग सकता था। जीतू उस घर से बाहर आ जाता है। इसी तरह से 3-4 दिन निकल जाते हैं। जीतू कहीं दूसरी जगह हाथ साफ करके अपना खर्चा तो निकाल लेता है और इस घर के ऊपर वो हर रात को नजर रखा करता था।
आखिर एक रात को लगभग 3 से 4 बजे का समय हो रहा था, सर्दी के दिन थे, जो ये आदमी है अपनी इस पत्नी को इस घर से बाहर निकाल देता है। ये जो महिला है रोती बिलखती हुई अपने पति के हाथ पे जोड़ती हुई उससे कहती है कि उसको घर से ना निकाले, लेकिन ये आदमी था ये बिल्कुल मानता नहीं है और इसको लाते घूंसे देता हुआ घर से बाहर निकाल के और मेन गेट की कुंडी लगा लेता है। अब महिला मजबूर थी, अब क्या ही करे, ये उस घर से बाहर निकल जाती है। अंधेरी सुनसान रात थी, सर्दी का समय था, महिला ने कुछ ऐसा गर्म कपड़ा भी नहीं ओढ़ा हुआ था जिससे कि वो अपने शरीर का बचाव कर सके ठंड से। ये मायूसी उदासी आंखों में आंसू लिए बहुत ही धीरे धीरे कदमों से रोड की तरफ चल रही थी। इधर उधर देख रही थी, डर रही थी कि कहीं इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। गली के कुछ कुत्ते थे जो इस महिला के पीछे भौंक रहे थे और उनकी भौंकने की आवाज़ सुन के ये महिला और ज़्यादा सहम गई, डर गई, ठिठर गई, एक जगह जाके खड़ी हो जाती है। जीतू जो कि रोज इस घर की तरफ देखा करता था, वो इस महिला को आज घर के बाहर देखता है तो एक तरीके से खुश भी होता है और एक तरीके से इसको दुख भी होता है। जीतू इस महिला के पास जाता है, इससे कहता है कि आप बहन जी इतनी रात को इस सुनसान इलाके में अकेला क्या कर रही हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप अपने घर जाओ। लेकिन जो ये लड़की थी, जो ये महिला थी, ये मना कर देती कि वो अपने घर नहीं जा सकती। जीतू पूछता है आप अपने घर क्यों नहीं जा सकते हो। हालांकि जीतू को सारी बात तो पता थी कि आखिर इसके पति ने इसको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो अनजान बन के इसकी बात पूछना चाह रहा था। महिला की आंखों में आंसू थे और जीतू जब उससे इस तरीके से सहानुभूति दिखा रहा था तो उसकी आंखों से और ज़्यादा लगातार आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। महिला को ये ढांढस बंधाता है और कहता है कि आपने कुछ गर्म कपड़ा भी नहीं पहना हुआ, देखो आप किस तरीके से ठिठुर रही हो, आपके होठ कपकपा रहे हैं, आप ऐसा कीजिए मेरी जैकेट पहन लीजिए। महिला कहती है कि नहीं भैया, फिर आपको ठंड लगेगी, आप अपनी जैकेट को अपने कंधों पे रखें, आप क्यों मेरी वजह से बीमार होना चाहते हैं। वो कहता है अरे कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही, मैं घर जाके आराम से अभी रजाई ओढ़ के सो जाऊंगा, आप तो इस जैकेट को पहन लीजिए और आपको जहाँ जाना है आप कहें तो मैं आपको वहाँ छोड़ दूँ। महिला कहती है मेरे को पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, अब मैं कहाँ जा सकती हूँ, मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना ही नहीं है। जीतू इस बात को सुन के हैरान तो था और इस महिला से पूरी बात ये जानना चाहता था, इसलिए बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अपनी जैकेट उतार के इस महिला के कंधे पर डाल देता है। जीतू इस महिला से इसका नाम पूछता है तो ये बताती कि मेरा नाम महिमा है। जीतू कहता आप रहती कहाँ पर हो। महिमा अपने घर की तरफ इशारा करती है कि मैं इस घर में रहती हूँ। जीतू कहता है कि फिर आप बाहर इस तरीके से कैसे आ गए, और रात के 3 बज रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं और आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए लग रहे हो, आखिर बात क्या है। महिमा कहती है कि मैं आपको कैसे बता दूं मेरे ज़िंदगी की सारी कहानी, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है और मुझे लगता नहीं कि अब मैं ज़्यादा दिन इस दुनिया में रह पाऊंगी। जीतू जब ये बात सुनता है तो उसका दिल एकदम धक से करके रह जाता है कि जिस लड़की को उसने पसंद किया है, जिसका चेहरा उसकी आंखों में इस तरीके से बस चुका है, वो इस दुनिया से जाने की बात कर रही है। जीतू को ऐसा एहसास हुआ जैसे बहुत तगड़ा माल उसके हाथ में लग गया और एकदम उसके हाथ से छूट रहा हो। जीतू कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं करते, इस दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है और आप मायूस क्यों होते हो, अगर एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देता है, आप निश्चिंत रहो। ये कहती कि मेरे तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और मुझे लगता नहीं कि भगवान भी मेरी कोई मदद करेगा। जीतू कहता आप मेरे साथ चलिए, आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान है और आप कोई उल्टा सुल्टा काम कर सकती हैं। खैर ये महिला जो थी महिमा, ये क्या ही करती, मजबूर थी, जीतू के साथ चल पड़ती है। हालांकि इसके दिमाग में कई सारी बातें थी कि वो अनजान है, अकेली है और ये अनजान इंसान उसके साथ क्या करेगा क्या भी पता, और ये किस नेचर का है, कोई अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है। महिलाओं को काफ़ी डर होता ही है अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन महिमा उस वक्त इतनी मजबूर थी कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का उसको ज़्यादा समय था नहीं। जीतू जो था महिमा से मान मुनहार करता है, उसके थोड़ा रिक्वेस्ट करता है और महिमा को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। जीतू का एक टूटा फूटा सा छोटा सा मकान था, घर के अंदर कोई परिवार का सदस्य था ही नहीं। यह घर के अंदर जाता है महिमा को लेकर, अंदर की बत्ती जलाता है, देखता है, महिमा देखती कि वहाँ पर एक छोटी सी एक चारपाई रखी हुई है और ज़्यादा घर के अंदर बर्तन भी नहीं है और ना ही कोई सुख सुविधाओं का साधन है। महिमा उससे कहती कि तुम यहाँ पर रहते हो। जीतू कहता कि हाँ यही छोटा सा आशियाना है मेरा, आपके घर के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी है मेरे पास यही है, यही मेरी धन दौलत है। महिमा कहती घर छोटा हो या बड़ा हो, घर के अंदर खुशी होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे घर वाले कहाँ पर है। जीतू कहता उसके घर वाले कोई भी नहीं है, वो अकेला ही है, माता पिता का देहांत हो चुका है बचपन में ही, रिश्तेदारों ने जीतू को कोई सहारा नहीं दिया। तब जीतू क्या ही करता, न तो इसकी पढ़ाई लिखाई हुई, न इसको कोई काम धंधा मिला और न ही इसको कुछ ऐसा आता था। बस कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करके और ये अपना जीवन यापन करता है, अकेला ही तो है। तो महिमा कहती तुमने शादी नहीं की। जीतू कहता है शादी कैसे हो, जिसके खाने पीने के पते नहीं है, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं हो, तो ऐसे लड़के को लड़की कौन देगा। महिमा खैर दुखी तो थी यहाँ पर, और जीतू की ये बात सुन के और ज़्यादा दुखी थी कि ये खुद इतने मुसीबत में और उसके बाद मेरी मदद करने को तैयार है। महिमा कहती कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं शायद तुम्हारा और ज़्यादा बोझ बढ़ाऊंगी। जीतू कहता कि अरे नहीं, मेरा और क्या ही बोझ बढ़ेगा, मैं तो पैसे ही बोझ की तले इतना दब चुका हूँ कि मुझ पर और ज़्यादा बोझ पड़ जाए तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, आप आराम से इस घर के अंदर रहो जब तक आपको रहना है।
अब महिमा बाहर जाना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि बाहर गली के कुत्ते और ऐसा सुनसान पूरा माहौल था, सर्दियों के दिन थे, ना आदमी की जात। तो इसको तो वैसे ही डर लग रहा था बाहर जाने से, और जीतू इसको सहारा दे रहा था, तो महिमा कैसे ही मना कर दे। महिमा कहती कि ठीक है, फिर मैं इस कोने पे बैठ जाती हूँ, मुझे कुछ गर्म कपड़ा दे दो, मैं बैठे बैठे अपनी सही रात निकाल लूंगी। जीतू कहता अरे ऐसा थोड़ी, आप मेरी मेहमान हो, आप आराम से पलंग पे सो। महिमा कहती फिर तुम। जीतू कहता है कि मैं आपके इस घर के अंदर रहते हुए इस कमरे के अंदर नहीं रह सकता हूँ, मैं बाहर थोड़ा टहलने चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी तो आदत है, मुझे रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि दिन भर मैं सोता रहता हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, इसलिए मैं अक्सर रात में इस तरह से घूमने के लिए निकल जाता हूँ, तभी मैं आपसे मिला हूँ। महिमा को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन जो जीतू है वो कहता है मेरा नेचर ही ऐसा है, आप इस घर के अंदर आराम से रहो और मैं आपके साथ रहूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये डर भी रहेगा कि एक अनजान आदमी मेरे साथ है, ये कहीं मेरे साथ कोई गलत काम ना कर दे। महिमा के दिल में ये शंका तो थी सही, और जीतू ने जब इस तरह की बात महिमा से कही तो महिमा न जाने क्यों जीतू की आदर सम्मान करने लगी, उसके दिल में जीतू के लिए एक पॉजिटिव साइन आने लगे। यहाँ पर जो महिमा थी ये रजाई ओढ़ के जीतू के पलंग पे सो जाती है, और जीतू जो था महिमा से कहता आप अंदर से कुंडी लगा लो और मैं सुबह तक आ जाऊंगा। जीतू निकल जाता है, उसका काम ही यही था रात में जाके और लोगों के घर में चोरी करके और अपना खर्चा पूरा करना। फिर जीतू उस रात को जाता है। अब जीतू को 2 जनों का खर्चा उठाना था, इसको इसलिए थोड़ा लंबा चौड़ा हाथ मारना था। जीतू किसी अच्छे से घर के अंदर जाता है और लंबा चौड़ा हाथ मार के आ जाता है। सुबह जीतू घर पहुंचता है तो यहाँ महिमा उस वक्त उठ चुकी थी और उसके बाद जीतू के आने का ही इंतजार कर रही थी। जीतू जैसे घर के अंदर एंटर होता है, महिमा कहती है तुम्हारे घर में क्या खाने पीने का कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए मैं सोच रही थी नाश्ता बना देती, चाय बना देती, लेकिन यहाँ तो कुछ भी सामान नहीं है। जीतू कहता है कि अरे मैं तो चाय नाश्ता बाहर ही करता हूँ, अब मैं अकेला इंसान कहाँ पर क्या बनाऊँ, और यहाँ घर के अंदर मेरे बर्तन भी नहीं है। तो महिमा कहती है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो बर्तन खरीद लाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, और कुछ खाने पीने का सामान भी ले और राशन का। जीतू कहता है मैं अपने साथ खाने का सामान लेके आया हूँ, तुम आराम से बैठ के और खाना खाओ। जीतू बाहर से पैक करवा के ले आया था, जो भी सुबह मिलता है, पोहे वगैरह, कचौरी वगैरह या आलू के पराठे, कई सारी जगह पे इस तरीके से ठेले वाले खड़े रहते हैं। अब ये दोनों बैठ के नाश्ता करते हैं। अब यहाँ पर जीतू महिमा से कुछ ज़्यादा क्लोज हो चुका था और महिमा को भी कहीं ना कहीं जीतू पे विश्वास होने लगा था। जीतू महिमा से कहता है कि आप बताओ कि आप इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकली, जब आपका घर है, इतना आलीशान घर है, तो आपको क्या जरूरत है इस तरीके से बाहर निकलने की, और आप इतनी डरी घबराई और सहमी हुई क्यों थी, आपकी आंखों में आंसू क्यों थे। महिमा कहती है कि वो एक गरीब घर से बिलोंग करती थी और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब वो 18-19 साल की थी तो उसी वक्त जो ये इसका पति है जिसका नाम समीर है, ये अपने गांव गया था, क्योंकि जो महिमा थी समीर के ननिहाल पक्ष के गांव में रहा करती थी। जब समीर उस गांव में गया तो इसने महिमा को देखा। समीर ने जब महिमा को देखा तो इसको देखते ही महिमा पसंद आई। महिमा पसंद आई तो इसने अपने माता पिता से बात करी। समीर के माता पिता ने महिमा के माता पिता से बात करी और इन दोनों का रिश्ता हो जाता है। जो महिमा थी इसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी, इतने करोड़पति परिवार में रिश्ता होने जा रहा है, और रिश्ता खुद चल के इनके घर आया है। तो महिमा और महिमा के घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। समीर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था और यहाँ पर इतना अमीर भी था। खैर इन्होंने महिमा और समीर की 1.5 साल पहले शादी करवा दी। महिमा के हुस्न पे आकर्षित होकर समीर ने उससे शादी तो कर ली थी और महिमा को अपने साथ ले आया था यहाँ पर दौसा में। और यहाँ पर जब ये महिमा के साथ रहने लगा तो महिमा गांव से आई हुई लड़की, कभी इसने शहर देखा नहीं और कभी ऐसा उठना बैठना भी नहीं था इसका लग्जरी या फिर हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में। तो समीर जो था महिमा को सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करता, लेकिन महिमा कोशिश तो करती सीखने की, लेकिन न तो उसको इंग्लिश बोलना आता था और न ही उसका ऐसा एटीट्यूड था अमीर लोगों की तरह। समीर जब भी उसको किसी पार्टी में लेके जाता तो पार्टी में जो समीर के दोस्त थे वो महिमा के अच्छे ड्रेसअप होने के बावजूद जब उससे बात करते तो समीर को टोका करते थे कि क्या गांव की गंवार लड़की को तो उठा लाया है, क्या जिंदगी इस लड़की के पीछे बर्बाद करेगा, तेरे लिए तो शहर की और एक से एक अच्छी लड़की मिल जाती, तेरी क्या मति भ्रमित हो गई थी जो इस लड़की से तूने शादी कर ली। जब इस तरह की बात बार बार समीर के कानों में पड़ी तो समीर महिमा से नफरत करने लगा। हालांकि महिमा आज भी उतनी ही खूबसूरत थी, लेकिन जो समीर का नजरिया था महिमा को देखने का वो बदल चुका था। अब समीर महिमा को एक गांव की गंवार लड़की ही मानता था। समीर आए दिन महिमा को टॉर्चर करता था, उसको डांटा डपटा करता था, उस पर फोर्स किया करता था कि तुम अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, इंग्लिश बोलना सीखो, बड़े लोगों के बीच में कैसे उठा बैठा जाता है, इन सब चीज़ों को तुम अपने व्यक्तित्व में लेके आओ। लेकिन व्यक्तित्व किसी इंसान का इतनी आसानी से चेंज हो नहीं जाता। महिमा पूरी कोशिश करती है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। समीर रोज शाम को आता और महिमा को डांटता डपटता, उससे इंग्लिश में बात करता। महिमा नहीं कर पाती थी तो इसको मारता पीटता था। अब यहाँ पर समीर आए दिन तो पार्टियां करता ही था, ड्रिंक करके आ ही जाता था और घर आते ही उसका एक ही टारगेट होता था कि महिमा की अच्छे से खबर लेनी है।
महिमा छोटी सी गलती करती और समीर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता था। और इसी तरह से महिमा जो थी 6 महीने तो अपने ससुराल में बहुत खुशी से रही, लेकिन उसके बाद से इसकी ज़िंदगी नरक जैसी बन चुकी है। अब यह क्या ही करे। समीर कई बार महिमा को कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। महिमा डर जाती है कि अगर तलाक दे दिया समीर ने उसे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर महिमा से कौन ही शादी करेगा। या महिमा के जो घर वाले थे उनको भी सारी स्थिति से अवगत करा दिया गया था महिमा के द्वारा कि मेरे साथ यहाँ पर ये सलूक हो रहा है और मुझे यहाँ से आके ले जाओ। लेकिन जो महिमा के घर वाले थे वो महिमा को कहते कि बेटा थोड़ा एडजस्ट कर, जैसा तेरा पति कहता है तू वैसा कर। आज नहीं तो कल तेरा पति सुधर जाएगा और तुम्हारा रिश्ता सही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें हम हमारे घर पे ले आए यहाँ पर वापस, तो हो सकता है कि समीर कल को किसी और लड़की की शादी कर ले, तो तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी सही। और हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने घर में रखकर बिठा के खिला सकें। तो तुम अपनी ज़िंदगी को और अपनी गृहस्थी को बस आने की दोबारा से कोशिश करो। महिमा आप क्या कर सकती थी, उसके माता पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। महिमा पूरी कोशिश करती थी समीर के मुताबिक अपने आप को बदलने की, ढालने की, लेकिन महिमा क्या ही करती। गांव की बेचारी सीधी सादी लड़की इतना परिवर्तन अपने अंदर ला नहीं पाई। इसलिए समीर जो था अब आए दिन महिमा को डांटता पीटता और इस तरीके से उसको टॉर्चर करता था कि यहाँ पर 13 फरवरी को जो समीर है उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने महिमा का हाथ पकड़ा, इसको मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकाला तो यहाँ पर इसको जीतू मिल ही गया था। जीतू अपने घर ले आता है। महिमा ये सारी कहानी सुना रही थी, इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और ये बुरी तरह से अपने आंसुओं को पोंछते हुए भरे हुए गले से इस पूरी कहानी को जीतू को सुना रही थी। जीतू भी एकटक होकर महिमा की सारी कहानी सुन रहा था। जीतू की भी आंखों से लगातार आंसू बहने लग जाते हैं। महिमा कहती तुम क्यों रोते हो, ये तो मेरी किस्मत है, किस्मत ही खराब है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। जीतू कहता अब तुमने क्या प्लान बनाया, अब तुम क्या करोगी। महिमा कहती मैं अपने घर जा नहीं सकती क्योंकि मेरे माता पिता मुझे जिंदगी भर बिठाई खिला नहीं सकते, उन्होंने पहले साफ मना कर दिया है। और जो मेरा पति समीर है ये मुझे अपनाएगा ही नहीं, ये अपने घर में मुझे घुसने नहीं देगा। जिसने इस तरीके से मुझे बाहर निकाला है तो दोबारा अपने घर में कैसे ही आने देगा। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब मेरे सामने तो एक ही रास्ता है और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। जीतू कहता है कि अरे नहीं, तुम ऐसा गलत काम मत करो, तुमसे ज़्यादा दुखी भी लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी को वो जी रहे हैं। तो यहाँ पर महिमा कहती मुझसे ज़्यादा दुखी कौन हो सकता है। जीतू कहता तुम्हारे सामने बैठा मैं हूँ। जीतू कहता है कि जब वो 12-13 साल का था माता पिता की अच्छी प्रॉपर्टी थी, अच्छे अमीर परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन इसके माता पिता का रोड एक्सीडेंट में एक मौत हो जाती है। जब इसके माता पिता की मौत हुई तो जो इसके चाचा हैं, ताऊ है और जो रिश्तेदार हैं उन्होंने गाँव की सारी ज़मीन हड़प ली। जो इनका पुश्तैनी मकान था वो भी इन दोनों भाइयों ने बांट लिया। और यहाँ पर जो जीतू है अब इसकी परवरिश या तो ताऊ जी करते या फिर चाचा जी करते। लेकिन थोड़े टाइम तो ताऊ जी ने जीतू को अपने साथ रखा, लेकिन इससे घर में नौकरों जैसा काम करवाया। और एक दिन जीतू पे चोरी का इल्जाम लगा के इसको बहुत मारा पीटा और इसको घर से बाहर निकाल दिया। उनको तो बहाना चाहिए था जीतू को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने का। जीतू जैसे अपने ताऊ जी के घर से बाहर निकलता है तो चाचा के यहाँ पहुँच जाता है। चाचा से कहता है कि ताऊ जी ने बहुत मारा और चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन जो चाचा था वो तो और ज़्यादा खराब इंसान था। उसने जीतू को देखा और उसने कहा कि जब तू अपने ताऊ जी के यहाँ चोरी करके आया हुआ है तो एक चोर को मेरे घर में तो मैं रख नहीं सकता हूँ, तू यहाँ से चला जा। जीतू जिन कपड़ों में था बेचारा भूखा प्यासा उस घर से निकल पड़ता है, वो कहाँ जाए। तो वो यहाँ पर दौसा में आके एक कच्ची बस्ती में आके रहने लग गया था। अब यहाँ पर कच्ची बस्ती में रहता था, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, पढ़ाई लिखाई तो क्या ही होनी थी। 10-12 साल तक जो स्कूलिंग इसकी हुई थी, जो ही हुई थी, उसके बाद तो इसका पूरा करियर चौपट होना ही था, जो हो ही चुका था। अब जीतू जगह जगह जाता काम की तलाश में, लेकिन अंडर एज था, 18 साल से कम उम्र का था। किसी ने भी इसको अपने यहाँ पर नौकरी पे नहीं रखा और ना ही इसको कोई काम धंधा मिला। अब ऐसा मजबूर लड़का करता भी तो क्या करता। खैर यहाँ पर जो जीतू है कभी किसी दुकान से कुछ सामान चोरी करके खा जाया करता था, कभी किस सामान को चोरी करके ले आया करता था और इस तरीके से अपना ये ज़िंदगी जी रहा था। यहाँ पर जो ये मकान जिसके अंदर जीतू रह रहा है, यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था। उसने जब जीतू की सारी दास्तान सुनी तो उसको जीतू पे तरस आया था और उसने इस मकान के अंदर जीतू को रख लिया था। जीतू उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर देता है। जीतू दिन भर कुछ ना कुछ काम करता है या कहीं से कुछ ना कुछ चुरा के लाता और इस बुजुर्ग आदमी की भी सेवा करता और खुद भी अपने खाने पीने का इंतजाम कर लिया करता था। जो वो बूढ़ा आदमी था वो भी छोटा मोटा काम करता था, बस स्टैंड पे जाके पानी की बोतलें वगैरह बेचना या फिर बूंगड़े मूंगफली इस तरह की चीज़ें बेचना, इसी तरह से काम किया करता था। खैर इन दोनों की ज़िंदगी फिर एक दूसरे के सहारे बीतती जा रही थी। बूढ़ा आदमी कुछ ज़्यादा बूढ़ा हुआ और उसकी तबीयत खराब होने लगी तो जीतू ने उसकी दिलो जान से सेवा करी। उसके इलाज में पैसा लगना था, जीतू का पैसा नहीं था। जीतू इतना मजबूर हो चुका था कि पैसा कहाँ से लाए, तो जीतू ने चोरी करना शुरू कर दिया। जीतू ने चोरी करी और इस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, इसका इलाज करवाया। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, वो बूढ़ा आदमी भी जीतू का साथ छोड़ चुका था और उसके पीछे जीतू के लिए मकान छोड़ गया। बस यही उसकी संपत्ति थी जो जीतू को मिल चुकी थी। जीतू इसका वारिस है और यहाँ पर अब जीतू अपने जीवन यापन कर रहा है। तो महिमा कहती तुम काम क्या करते हो।
जीतू कहता अब तुमसे क्या ही छुपाऊं, मैं रात के समय पे निकलता हूँ, लोगों के घर में चोरी करता हूँ और मैं तुम्हारे घर में 4 से 5 बार चोरी करने के लिए घुस चुका हूँ और वहां पर मैंने तुम्हें और तुम्हारे पति को बेडरूम के अंदर इस तरीके से देखा था। तब से ही मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा दया आई और मैं चाहता था कि तुम्हारी मदद करूं, इसलिए मैं रोज रात को तुम्हारे घर के बाहर ही इस तरीके से रेकी करता था और तुम्हारे घर के ऊपर मैं नज़र रखा करता था। जैसे तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से बाहर निकाला और मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऐसा मुझे देखने को जरूर मिलेगा, तो मैं तुम्हारे पास आया और तुमसे बिल्कुल अनजान इंसान मिलकर बात करी और तुम्हें अपने घर ले आया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब इस तरह की बात महिमा सुनती है तो उसकी आंखों से और ज्यादा आंसू निकलने लगते हैं। महिमा कहती है कि एक चोर होते हुए, गलत काम करते हुए भी कितने नेक दिल इंसान हो, तुम्हारे दिल में किसी दूसरे इंसान के लिए कितनी भावना है। और एक मेरा पति है जो करोड़पति है, अच्छा खासा बिजनेस चलाता है, लेकिन उसके लिए किसी दूसरे इंसान की भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं है। जीतू कहता है ये सबका अपना अपना नेचर होता है, लेकिन अब तुम अपने पति के पास दोबारा कभी मत जाना, क्योंकि तुम उसके पास जाओगी ना तो तुम्हारी कोई इज्जत रहेगी और ना ही तुम्हारे जीवन में मुझे लगता नहीं कि कोई खुशहाली आने की उम्मीद है। तो महिमा कहती है फिर मैं क्या करूंगी। जीतू कहता तुम मेरे साथ इस घर के अंदर ही रहो, रात को मैं इस घर में रहता ही नहीं हूँ, तो तुम आराम से इस घर के अंदर सुरक्षित रह सकती हो और दिन में मैं सारा दिन सो के निकाल देता हूँ, क्योंकि सही रात मेरे को जागना होता है, तो तब भी तुम सुरक्षित रहोगी। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम मेरे इस घर के अंदर उतनी ही महफूज रहोगी जितना कि कोई जेवर किसी सुनार की तिजोरी के अंदर महफूज रहता है। तुम्हें ना तो मैं कभी परेशान करूंगा, ना ही मेरे होते हुए कोई दूसरा इंसान तुम्हारे ऊपर गलत निगाह रख सकता है। जब इतना आश्वासन महिमा को मिलता है तो उसका दिल भर आता है, उसकी आंखों से फिर आंसू झरझर बहने लगते हैं कि एक देखो कैसा इंसान है कि एक अनजान महिला को इतना आश्वासन दे रहा है, इतना दिलासा दे रहा है, उसको इतना भरोसा दिला रहा है। खैर, जो जीतू और महिमा है जो इस घर के अंदर इस तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। महिमा अब जीतू को रोज कहा करती थी कि तुम कोई अच्छा सा काम कर लो, अब तो तुम नाबालिग नहीं हो, अब तो तुम बड़े हो चुके हो, 27-28 साल के हो, अब तुम इस काम को छोड़ दो और कोई अच्छा इज्जतदार काम करो और उससे अपनी ज़िंदगी को यापन करो, ताकि तुम भी समाज में सिर उठा के जी सको। जीतू कहता मुझे कोई और काम आता ही नहीं, तो मैं क्या ही करूँ। तो महिमा कहती कि मैं तुम्हें कुछ काम सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने गांव के अंदर कई सारे काम किए, सिलाई कढ़ाई का भी मैंने काम शुरू किया था, सीखा हुआ है और मुझे और भी कई सारे काम आते हैं। तो जीतू कहता है कि फिर मैं क्या करूँ। महिमा कहती है कि तुम ऐसा करो, एक सिलाई मशीन ले आओ, मैं तुम्हें कपड़े सीना सिखा देती हूँ, तुम एक लेडीज टेलर बन जाओ, लेडीज सूट सिलिया करो और उससे जो आमदनी होगी बहुत अच्छी आमदनी होगी और इसमें तुम बिल्कुल माहिर हो सकते हो, मैं तुम्हें सारा काम सिखा सकती हूँ। जीतू की खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो उसके हाथ में कोई हुनर तो आएगा। ये जाता है मार्केट में और एक सिलाई मशीन खरीद के ले आता है। जो महिमा है वो अपने इस घर के बाहर एक बोर्ड लगवा देती है कि यहाँ पर महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, लेडीज सूट वगैरह सिले जाते हैं। महिमा के पास आस पड़ोस की कुछ महिलाएं आती है, उसको कपड़े दे जाती हैं सीने के लिए। महिमा उन कपड़ों को सीती है और जीतू को भी सिखाती है। धीरे धीरे जीतू है वो भी इस काम को अच्छे से सीख लेता है। अब यहाँ पर जीतू जब कॉन्फिडेंट हो गया तो वो सोचता है कि क्यों ना एक दुकान डाल ली जाए। तो पास में ही शहर के अंदर वो एक दुकान डाल लेता है किराए पे लेके और यहाँ पर 2 मशीनें रख के वो दिन भर सिलाई कढ़ाई का काम करने लग जाता है। महिमा भी इसकी मदद करने के लिए आ जाया करती थी। महिमा को न तो इसके माता पिता ने कभी पूछा और न ही इसके पति समीर ने कभी पूछा, किसी को इसकी फिक्र ही नहीं थी। समीर ने अपने ससुराल में फ़ोन करके कह ही दिया था कि महिमा अचानक न जाने कहाँ चली गई घर को छोड़कर। माता पिता ने कहा कि चली गई होगी तो वापस आ जाएगी और समीर ने आश्वासन भी दे दिया कि मैं उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो घर वाले बिल्कुल निश्चिंत है कि चलो दामाद है वो ढूंढ ही लेगा अपनी पत्नी को, तो उन्होंने ज़्यादा पेन लिया नहीं। और यहाँ समीर को महिमा से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर जो 4-5 महीने जो महिमा जीतू के साथ रही तो किसी को इसकी फिक्र नहीं थी और ना ही इसको कोई ढूंढने के लिए आया। यहाँ पर जीतू की दुकान डे फर्स्ट से चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि लेडीज टेलर इस पूरे इलाके में कोई दूसरा था नहीं, कंपटीशन कुछ था नहीं। तो जितनी भी महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो अपने सूट सिलाने के लिए इसकी दुकान पर आ जाया करती थी। जीतू और जो महिमा है ये दोनों इतना अच्छा और शानदार सूट सिल के दिया करते थे कि जो भी देखता था इनकी तारीफ किया करता था और इनकी ग्राहकी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अब यहाँ पर जीतू की आमदनी बढ़ने लगी, घर के अंदर सारा खाने पीने का सामान, बर्तन, घर गृहस्थी का जो भी सामान होता है वो सब ये इकट्ठा कर चुके थे। जीतू भी अब आराम से सारी रात अपने घर के अंदर सोया करता था, लेकिन कभी उसने महिमा को टच करने की कोशिश नहीं करी। महिमा जीतू की इतनी दरियादिली और इतना बड़प्पन देखकर उसको प्यार करने लगी थी। यहाँ पर एक दिन जब जीतू और महिमा दोनों बात कर रहे थे तो महिमा जीतू से कहती कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम इस बात का बुरा तो नहीं मानोगे। जीतू कहता कि क्या, आप बोलो। महिमा कहती कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जीतू जैसे ही ये बात सुनता है, जीतू का कलेजा बिल्कुल फटने को आ जाता है, उसकी आंखों से जर्जर आंसू बहने लग जाते। उसको अपने कानों पे विश्वास नहीं था। जीतू न जाने कब से चाहता था कि वो महिमा से अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन जीतू को ये डर था कि कहीं जीतू महिमा से ये बात कहेगा तो कहीं वो महिमा का जाने अनजाने दिल ना दुखा दे।
इसलिए उसने हमेशा अपने जज्बातों पर और अपनी जुबान पे काबू करके रखा। कभी महिमा के सामने अपने प्यार का और अपने दिल के हाल का इजहार नहीं किया था, जाहिर नहीं किया था। लेकिन आज महिमा ने जब उसको ये बात कही तो जीतू की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये अपनी जगह से खड़ा होता है, झूम जाता है, नाचने गाने लग जाता है, जैसे तो किसी बच्चे को उसकी मन मर्जी की, उसकी मन मुराद की कोई चीज़ मिल गई हो। जीतू को इतना और इस तरीके से खुश देखकर जो महिमा है उस वो भी ठहाके लगा के हंसने लग जाती है। जब महिमा इतना खिलखिला के हंस रही थी तो उसका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा इतना खूबसूरत नजर आ रहा था कि जीतू से रहा नहीं गया। वो महिमा के दोनों हाथ पकड़ता है, उसको खड़ा करता है और उसको जोर से अपने गले से लगा लेता है। महिमा भी जीतू को अपने गले से लगा लेती। जीतू की आंखों से आंसू बह रहे थे और इसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे उसको देखते हुए महिमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जीतू कहता है कि इतने महीनों में आज पहली बार तुम्हें मैंने मुस्कुराते हुए देखा है, वरना तुम्हारा मायूस चेहरा ही मेरी आंखों के सामने था और मैं कब से ही चाहता था कि मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखूं। जीतू कहता है, महिमा मैं कसम खाता हूं आज के बाद तुम्हारे चेहरे पे कभी शिकन नहीं आने दूंगा। तुम हमेशा इस तरीके से ही मुस्कुराती रहोगी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो वो खुशी के आंसू होंगे। महिमा जब यह बात सुनती है तो जीतू से कहती है कि मैं भी तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगी और मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगी। तो क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? जीतू कहता है, मैं तो क्या, मेरे फरिश्ते भी तैयार हैं। अब यहाँ पर जो महिमा थी, क्योंकि पहले से शादीशुदा थी, तो वो चाहती थी कि समीर से वो सारे बंधन तोड़ ले। तो ये समीर के पास जाती है लास्ट टाइम। समीर जब महिमा को इतने महीनों बाद देखता है तो एकदम तमतमा जाता है। महिमा से कहता है, तुम फिर यहाँ पर क्यों आ गई हो? तुम्हें जब मैंने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया तो तुम जाती क्यों नहीं हो? महिमा कहती, मैं अंतिम बार तुमसे मिलने आई हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, जो कि तुम्हारी इच्छा थी। तो क्या तुम मुझे तलाक दोगे? समीर कहता है, मैं कल ही तलाक के पेपर बनवा लूंगा और तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा। महिमा कहती है कि ठीक है, मैं तलाक तो तुमसे ले लूंगी, लेकिन तलाक के एवज में तुम मुझे क्या दोगे? समीर कहता, तुम्हें क्या चाहिए? दे दूंगा तुम्हें 2-5 लाख रुपए। महिमा कहती, 2-5 लाख रुपए तो बहुत छोटी कीमत है, मुझे कुछ और चाहिए। समीर कहता, तुम बोलो। महिमा कहती है, मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। समीर थोड़ा सोचने में विवश हो जाता है, लेकिन महिमा से उसको छुटकारा मिल रहा था। सिर्फ 40 लाख रुपए में उसके लिए छोटी मोटी रकम थी। समीर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 40 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन कल मैं तलाक के पेपर कंप्लीट करके ले आऊंगा, तुम इसी वक्त यहाँ पर आ जाना और उन पर साइन कर देना। महिमा राजी थी। ये बहुत खुशी खुशी अपने घर आती है और ये सारी बात जीतू को बताती है कि अब 40 लाख रुपए हमारे हाथ में आने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी और बेहतर होने वाली है। जीतू था, उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। खैर दूसरा दिन होता है, महिमा जाती है समीर के पास, तलाक के पेपर पे साइन करती है। समीर जो है महिमा को 40 लाख रुपए दे देता है। महिमा उन पैसों को लेकर जीतू के पास आती है। ये बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं, उन पैसों को बैंक अकाउंट में डाल देते हैं और अपने बिजनेस में उसमें से थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं और इस घर को तुड़वा के दोबारा से पक्का मकान बनवाते हैं। अब जीतू का मकान थोड़ा ठीक ठाक और अच्छा खासा हो चुका था, इनका धंधा भी अच्छे से चल चुका था और जीतू और महिमा एक मंदिर में जाके दोनों शादी कर लेते हैं। और 10 अक्टूबर 2023 को महिमा और जीतू मंदिर में शादी कर लेते हैं। जब इन दोनों की शादी होती है तो गली मोहल्ले के आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी उस शादी में शरीक होते हैं। अभी तक तो ये लिव इन में रह रहे थे, लेकिन अब ये दोनों वैधानिक रूप से एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके थे। आज जीतू और महिमा की शादी को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और ये अपने बिजनेस में भी अच्छी खासी तरक्की कर रहे हैं और अपने जीवन को भी अच्छी खुशहाली के साथ ये जी रहे हैं। इन दोनों के एक बच्चा है जो कि अभी छोटा ही है, 3-4 महीने का है और उसकी अच्छे से परवरिश कर रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचारों कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।